नमस्कार दोस्तों, मार्केट टॉक हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिस्क और रिटर्न की। रिस्क जो कोई लेना नहीं चाहता या रिस्क लेने से लोग डरते हैं, और रिटर्न जिसका सबको लालच रहता है कि उनको मार्केट में जल्दी ज़्यादा रिटर्न चाहिए। तो मार्केट में यदि रिटर्न लेना है तो हमें मेहनत भी करनी होगी। कुछ लोग मार्केट में कूद पड़ते हैं कि उन्हें करोड़ों रुपए कमाने हैं, लेकिन करोड़ों रुपए कमाने के लिए करोड़ों की मेहनत भी करनी पड़ती है। आप कमा सकते हैं, लेकिन पहले आप रिस्क और रिटर्न को समझ लीजिए अच्छे से। तो चलिए दोस्तों शुरू करें। रिस्क क्या है? मतलब हम कह सकते हैं कि कोई इवेंट है, कोई घटना है, उसका क्या परिणाम होगा ये किसी को नहीं पता। तो रिस्क वही है कि किसी को नहीं पता कि कोई इवेंट है तो आगे क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है वो किसी को नहीं पता। ठीक है, लेकिन कुछ गणितज्ञों ने 17वीं 18वीं शताब्दी में काफ़ी स्टार्ट किया, मतलब एनालाइज करना या उसका मतलब अध्ययन करना। लाप्लास ने भी मतलब प्रोबेबिलिटी की हम बात कर लेते हैं, जैसे संभावना का सिद्धांत होता है। उसका एक पार्ट है, जैसे आप सिक्के को उछालो 100 बार तो हेड आएगा कितनी बार, क्या किसी को पता है? नहीं पता। टेल कितनी बार आएगा? नहीं पता। ये क्या हो गया? एक इरेगुलर इवेंट हो गया, रैंडम इवेंट हो गया। संभावना के सिद्धांत के हिसाब से मतलब घटनाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। बोल सकते हैं कि एक होती है विश्वसनीय घटना, जिस पर विश्वास किया जा सकता है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र मतलब, और गणित के जो सिद्धांत हैं वो विश्वसनीय घटना पर डिपेंड हैं ये। ठीक है, पूरी तरह से उसी पे बेस्ड हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और मैथ। ये हो गया विश्वसनीय घटना, मतलब आपने मेहनत की है, मजदूर ने मेहनत की है, उसको भुगतान मिलेगा। ये विश्वसनीय घटना हो गई। आपने बैंक में पैसे जमा करे हैं, आपको 7-8% जो भी ब्याज है वो निश्चित दे देगा। ये विश्वसनीय घटना है। ठीक है। एक होती है अविश्वसनीय घटना, मतलब जैसे 10 डिग्री पे पानी जम जाता है क्या? नहीं जमता। मतलब जमता है तो अविश्वसनीय घटना हो जाएगी। 10 डिग्री पे पानी नहीं जमता है। वैसे ही मतलब बिजली का जो मतलब प्रोडक्शन है, क्या डिमांड की वजह से प्रभावित होता है क्या? नहीं होता। तीसरा है एक जो रैंडम इवेंट है, हम उसको समझ लेते हैं। रैंडम इवेंट क्या होता है, ये मार्केट के लिए हमें समझना ज़रूरी है कि रैंडम इवेंट मतलब अनियमित इवेंट, जो श्योर ना हो, बेतरतीब तरीके से हो, ऑर्डरलेस हो, जिसका कोई ऑर्डर ना हो, आउट ऑफ ऑर्डर हो, अनियमित हो, यादृच्छिक हो। रैंडम मतलब अनियमित बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब जिसमें दिमाग ही ना हो, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इसको हम समझ लेते हैं कि सिक्के को हम 100 बार उछालते हैं तो संभावना है, वैसे यदि किसी को अनुभव है, उसको उसने प्रैक्टिकल किया है, तो वो बोल सकता है कि सिक्का जो है 40% ऑफ टाइम जो है वो हेड आएगा और 60% बार टेल आएगा, या इसको उल्टा भी बोल सकते हैं। तो ये रैंडम इवेंट मार्केट में होता है, वो एक्सपीरियंस के बाद आप इसको प्रेडिक्ट करना सीख जाओगे। उसके लिए आपको पूरी स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक, रैंडम इवेंट को समझना होगा। मैं आप बोल सकते हो क्या सिक्का 100 बार उछालने पे कितनी बार हेड आएगा या टेल आएगा? आप करके देखो, सिक्के को 100 बार उछालो, कितनी बार हेड आता है, कितनी बार टेल आता है। और ये चीज़ आप दोबारा 100 बार करने के बाद फिर से दोहराना, कई बार आप करके देखो तो आपको ये पता चल जाएगा कि रैंडम इवेंट जो है वो कौन सी चीज़ है। ठीक है, आपको ये प्रैक्टिकल करना होगा। तो घटना का परिणाम क्या होगा, इसका पूर्वानुमान लगाना सीख लिया आपने तो आप पैसे कमा सकते हो। जैसे वेदर फोरकास्ट होता है, मौसम विज्ञानी जो है पहले से बता देते हैं कि भाई पानी गिरने वाला है, बारिश होने वाली है, या सूखा पड़ने वाला है, या तूफान आने वाला है। ठीक है, सुनामी का वार्निंग सिस्टम भी मतलब उसके लिए भी काफ़ी कोशिश जारी है। तो आप जो घटनाएं होती हैं उनका पूर्वानुमान लगाना बहुत कठिन काम है। यदि आपने ये सीख लिया तो आप मार्केट में पैसे कमा सकते हो, लेकिन तुक्का नहीं मानना। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, गणितीय या तो आप कुछ नियमों का एक समूह बनाएं, कुछ गणितीय मॉडल विकसित करें, जैसे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये क्या होता है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस में नियमों का समूह होता है, सेट्स ऑफ रूल। ठीक है, मार्केट से पैसे कमाने के लिए मैंने भी मतलब एक अपना एक गणितीय मॉडल डेवलप करके रखा है, उसको वन चांस सिस्टम बोलते हैं। जब मतलब ब्रोकरेज काफ़ी हाई थी तो उसमें प्रॉफिट मतलब ब्रेक इवन होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाती थी, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी उसके लिए भी। प्रॉफिट फिर भी निकल आता था,
लेकिन जब से ये ब्रोकरेज लो ब्रोकर आ गए हैं, डिस्काउंट ब्रोकर आ गए हैं, तो उसके बाद ये वन चांस सिस्टम जो है वो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है। 20 से 30% प्रॉफिटेबिलिटी जो है वन चांस सिस्टम। मैंने 1000 जो है एनएससी का जो डेटा रहता है, निफ्टी का क्लोजिंग ओपन हाई लो जो है, उस पर मैंने 1000 दिनों के अलग अलग ईयर के 1000 दिनों के डेटा पे मैंने ये अपना मॉडल जो है वो टेस्ट किया है, और रियल टाइम मार्केट में मैंने इसको वैलिडेट भी किया है। तो ये जो वन चांस सिस्टम है मेरा खुद का गणितीय मॉडल है, जिससे मैं मार्केट को फोरकास्ट करता हूँ और उसी मॉडल से पैसे भी कमाता हूँ। तो दोस्तों, आप भी मतलब मार्केट की स्टडी से आप अपना खुद का गणितीय मॉडल भी डेवलप कर सकते हैं, और यदि नियम नहीं रहेंगे तो आप गेम से बाहर हो जाएंगे। हर गेम में नियम होते हैं, या तो आप खुद बना लीजिए, नहीं तो एम्पायर जो है वो आपको बाहर कर देगा यदि आपने नियम का पालन नहीं किया तो। उसी मॉडल से मार्केट का विश्लेषण करता हूँ, और अब हम समझ लेते हैं रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ क्या होता है। ठीक है, एक तो क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है जिसमें 8% का रिटर्न होता है। ये फिक्स होता है रिटर्न लगभग, क्योंकि रिटर्न फिक्स होता है क्योंकि सरकार का दिवालिया होने का चांस बहुत कम है। मतलब बोल सकते हैं कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे जैसे कि पॉइंट दशमलव में बोल दें 0.001% है कि सरकार दिवालिया होगी नहीं, कभी नहीं होती। ठीक है, लेकिन मार्केट में क्या होता है, मार्केट का रिटर्न 12% है, लेकिन कंपनी दिवालिया हो सकती है। लेकिन फिर भी क्या होता है, इसका आउटकम भी नॉट सर्टेन, सर्टेन नहीं है, पक्का नहीं है, निश्चित तौर पर नहीं कह सकता। 1% चांस है कि कंपनी दिवालिया होगी, आजकल तो खैर होती नहीं। तो यही होता है कि रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ यही होता है। ठीक है, अब यदि मार्केट में 12% का रिटर्न मिल रहा होगा तो 8% कौन लेना चाहेगा, सब लोग 12% लेना चाहेंगे। ठीक है, तो ये जो रिस्क इसमें 1% का है वो उठाना तो पड़ेगा। तो ये इसी को बोलते हैं रिस्क रिटर्न। मतलब यदि रिस्क ज़्यादा आप लोगे तो रिटर्न आप ज़्यादा मिल जाएगा, आप रिस्क नहीं ले रहे हो तो आपको कम रिटर्न मिलेगा, सिंपल है। आजकल तो क्या होता है कि ये कंपनियां भी दिवालिया नहीं होती, मर्ज कर दी जाती हैं, जैसे सत्यम या यस बैंक में हुआ है। सत्यम जो है वो मर्ज कर दी गई थी। ठीक है, अब डीपली हम नहीं जाते हैं इसमें। निवेशक के प्रकार हम समझ लेते हैं सबसे पहले। अब निवेशक एक होता है रिस्क कवर्स, जो बिल्कुल रिस्क लेता ही नहीं है। ठीक है, एक रिस्क एपेटाइट वाला होता है जो रिस्क लेने वाला होता है। एक थर्ड प्रकार का होता है न्यूट्रल, जिसे कोई मतलब नहीं होता, ना रिस्क लेता है ना देता, कुछ नहीं करता, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। संतुष्ट, सबसे ज़्यादा संतुष्ट व्यक्ति यही होता है। ठीक है, लेकिन रिस्क जो नहीं लेता है वो क्या करेगा, वो हमेशा लाइफ टाइम वहीं की वहीं रहेगा। यदि किस जीवन में किसी ने कोई रिस्क नहीं ली तो वो उसका विकास भी नहीं हो सकता। तो रिस्क लेने वाला जो है वही आगे बढ़ता है। क्यों? क्योंकि रिस्क लेने वाले को ही ज़्यादा रिटर्न मिलता है, ज़िंदगी में भी और मार्केट में भी, आपकी लाइफ में भी। ओके, तो हम अब रिस्क को समझ लेते हैं कि कितने प्रकार की होती हैं। एक होती है सिस्टमिक रिस्क होती है, और एक अनसिस्टमिक रिस्क होती है। सिस्टमिक रिस्क क्या होती है, जिस पे मतलब किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता, किसी का कोई जोर नहीं चलता। ठीक है, और इसी रिस्क की जो रिस्क की वजह से, सिस्टमिक रिस्क की वजह से रिटर्न की जो वेरिएबिलिटी होती है सिक्योरिटीज़ के प्राइस में, उसी की वजह से जो है सिस्टमिक रिस्क माना जाता है। और इसको जो फैक्टर जो है वो प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक। ये मेन सोर्स ऑफ जो सिस्टमिक रिस्क है, उसके जो सोर्स हैं वो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक की वजह, कारणों की वजह से सिस्टमिक रिस्क होती है। ठीक है, अब इनमें सिस्टमिक रिस्क के टाइप में हम समझ लेते हैं। मार्केट रिस्क होती है, एक ब्याज इंटरेस्ट रेट रिस्क होती है, एक परचेसिंग पावर की वजह से रिस्क होती है कंज्यूमर की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अनसिस्टमिक रिस्क को समझ लेते हैं। अनसिस्टमिक रिस्क क्या होती है, आंतरिक कंपनी के या कंपनी के आंतरिक कारकों की वजह से होगी, या इंडस्ट्री विशेष, ये हर कंपनी की स्पेसिफिक होती है, वो इंडस्ट्री की भी स्पेसिफिक होती है। ठीक है, और ये इंटरनल जो फोर्स होते हैं कंपनी के या इंडस्ट्री स्पेसिफिक, उन्हीं की वजह से होती है अनसिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इसको जो कारक हैं अनसिस्टमिक रिस्क जो है, उसके जो प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। एक तो उपभोक्ता की प्राथमिकता होती है कि यदि किसी को उपभोक्ता को अच्छी गुणवत्ता का सामान मिल रहा है तो, और सस्ता मिल रहा है, तो फिर कंपनी जो है वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो जाता है। हर कंपनी में मतलब एक सिस्टमिक अनसिस्टमिक रिस्क होती है। उपभोक्ता की यदि प्राथमिकता चेंज हो जाएगी तो ये
एक रिस्क है कि अच्छी कंपनी है लेकिन सस्ता और अच्छा प्रोडक्ट दूसरा कोई कंपनी लॉन्च कर दे, ठीक है। और मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंसी और कैपेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करती है ये अनसिस्टमेटिक रिस्क, ठीक है। अनसिस्टमेटिक रिस्क जो होती है ये दो प्रकार की होती है, बिजनेस रिस्क और फाइनेंसिंग। बिजनेस रिस्क क्या होती है, या तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाए, ठीक है, कच्चा माल जो है वो महंगा हो गया तो फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है बढ़ जाएगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी तो प्रोडक्शन जो एक्सपेंडिचर वो बढ़ जाएगा, ये बिजनेस रिस्क होती है। डीप में नहीं जाते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। फाइनेंसिंग रिस्क भी होती है, जैसे कंपनी कर्ज लेती है, ठीक है, फाइनेंस की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है किसी कंपनी को, इंडस्ट्री को, उसमें डिफ़ॉल्ट कर देती है तो। और फाइनेंशियल मार्केट के टर्म्स में हम प्रोस्पेक्ट बात कर लेते हैं, फाइनेंशियल वित्तीय बाजारों के संदर्भ में हम बात कर लेते हैं। जो रिस्क होती है वो चार प्रकार की मार्केट रिस्क होती है, एक क्रेडिट रिस्क होती है, एक ऑपरेशनल रिस्क होती है और एक लिक्विडिटी रिस्क होती है, ठीक है। अब हम मार्केट के संदर्भ में बात करते हैं, जैसे मानसून है, मानसून यदि ठीक नहीं आया या पानी ठीक से नहीं गिरा तो क्या होगा, रूरल एरियाज़ में क्रॉप जो है वो बर्बाद हो जाएगी। रूरल एरिया में क्या होगी, स्पेंडिंग नहीं होगी। रूरल एरिया में यदि जो किसानों का है, किसानों की आय प्रभावित होगी तो क्या होगा, एक तो पानी ठीक से नहीं गिरा तो कमोडिटी के प्राइस बढ़ जाएंगे, कमोडिटी के प्राइस बढ़ जाएंगे तो शहरी एरिया में क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी। और यदि शहरी एरिया में डिमांड कम हो जाएगी तो क्या होगा, जैसे ऑटो की डिमांड है, कमोडिटी की डिमांड तो कम होगी क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, तो मेन मतलब कंज्यूमर काय पे स्पेंड करेगा, खाने पीने पे, ना कि गाड़ी खरीदेगा या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स या नॉन ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट खरीदेगा। तो डिमांड ओवरऑल कम हो जाएगी। ओवरऑल यदि डिमांड कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, कंपनियों का जो है अर्निंग अर्निंग और प्रॉफिट सेल्स कम हो जाएगी, ऑटो सेल्स कम हो जाएगी, एफएमसीजी के अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड नॉन ड्यूरेबल्स दोनों गुड्स जो है उनकी डिमांड भी कम हो जाएगी। उनकी डिमांड कम होगी तो डिमांड कम होने से ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है कंपनी का घट जाएगा, अर्निंग प्रभावित होगी तो स्टॉक प्राइस कम हो जाएगा। ये मार्केट रिस्क होती है, ठीक है। स्टॉक प्राइस कम हो रहा है कैसे, मानसून की वजह से, इसको बोलेंगे सिस्टमिक रिस्क, सॉरी। ये मार्केट रिस्क जो है वो सिस्टमिक रिस्क है, ठीक है। दूसरी होती है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क में क्या होता है, काउंटर पार्टी यदि डिफॉल्ट कर देती है, मतलब दो पार्टियां हैं जिनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एक पार्टी मतलब पेमेंट नहीं दे पाती किन्हीं वजहों से, तो इसको क्रेडिट रिस्क बोल सकते हैं। इसमें क्या हुआ था, जैसे लीमन ब्रदर के उसमें हमने देखा था 2008 में क्या हुआ था, लीमन ब्रदर्स ने ओटीसी मार्केट में क्या है काफ़ी हैवी एक्सपोजर ले लिया था, तो फिर उससे क्या हुआ, एक सीरीज ऑफ डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो गया, पूरे फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो गया वन बाय वन। मतलब बहुत सारी कंपनियों ने, बैंक्स ने मतलब चैप्टर 11 फाइल कर दिया था 2008 का। आपने जो फाइनेंशियल क्राइसिस, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं शायद एक वीडियो में, वो आप देख सकते हैं वीडियो। नेक्स्ट होती है ऑपरेशनल रिस्क। सबसे मेन इंपॉर्टेंट रिस्क जो होती है वो ऑपरेशनल रिस्क ही होती है, ठीक है। ये कैसे हो सकती है, इंटरनल कंपनी की जो इंटरनल प्रोसेस हैं, पीपल है या सिस्टम की फेलियर की वजह से होती है, या एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से भी हो सकती है, ठीक है। अब जैसे कोई एम्प्लॉय है वो फ्रॉड कर देता है तो ये इसको कोई प्रेडिक्ट कर सकता है क्या, बिल्कुल नहीं कर सकता। इसको प्रेडिक्ट फोरकास्ट कर सकता है क्या, इसको बिल्कुल फोरकास्ट नहीं कर सकता कि कोई एम्प्लॉय जो है वो फ्रॉड कर देता है, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। या हमने मतलब ऑपरेशनल रिस्क में सिस्टम भी फेलर हो जाता है कभी कभी, ठीक है, लेबर स्ट्राइक हो जाती है, कुछ भी मतलब। इसके अलावा एक होती है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क में क्या होता है, आउटस्टैंडिंग पोजीशन आपकी जो ओवर द काउंटर मार्केट होता है, ओटीसी मार्केट होता है, उसमें मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे डेरिवेटिव्स में सौदे होते हैं ओवर द काउंटर मार्केट में, वहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा कम हो सकती है वहाँ पे। तो ये हमने बात करी है कुछ रिस्क के बारे में। तो रिस्क से संबंधित आपके यदि कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। फाइनेंशियल मार्केट में मेन रिस्क जो होती है, फाइनेंशियल मार्केट में जो मेन रिस्क होती है जिससे मार्केट सीधे तरह से स्टॉक प्राइस प्रभावित होते हैं, वो मानसून का रिस्क रहता है, ठीक है। बाकी ये जो रिस्क रहती हैं कंपनी के इंटरनल मतलब रिस्क भी हो सकती है, उसके लिए ऑडिटिंग होती है टाइम टाइम पर।
बहुत सारी कंसल्टेंसी फर्म भी मतलब ऑपरेटिंग रिस्क को कम करने के लिए कंसल्टेंसी ऑफर करती हैं। एक अनसिस्टमिक रिस्क होती है, ठीक है, ये प्रभावित करने वाले कारक हैं, इनको भी हमने समझ लिया है। बहुत सिंपल है, मतलब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो आप मतलब एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सिंपल यही है कि यदि रिस्क ज़्यादा आप लोगे तो रिटर्न आपको ज़्यादा मिलेंगे, यदि आप रिस्क ज़्यादा नहीं ले सकते तो रिटर्न नहीं मिलेंगे या कम मिलेंगे। यही हमें समझना है कि मैं तो इन्वेस्टर के टाइप भी हमने पढ़ लिए। 3 टाइप के इन्वेस्टर होते हैं, एक रिस्क लेने वाले होते हैं, एक रिस्क नहीं लेने वाले होते हैं, और एक रिस्क न्यूट्रल होते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।